जैसे 1971 वॉर, जिसमें हमने बांग्लादेश एक नया देश बनाया। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম वो एक प्रॉपर वॉर था जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज एक साथ लड़ रही हैं। पाकिस्तान से हम दोनों फ्रंट पे लड़ रहे हैं, ईस्ट फ्रंट, वेस्ट फ्रंट। How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. और फुल रिसोर्सेज कमिट हो जाए, वो एक वॉर होती है। और आज अगर जम्मू कश्मीर में हालात काफी अच्छे हैं तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा राष्ट्र राइफल्स को जाता है, उसके बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस एंड बाकी फोर्सेस को। हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर राष्ट्र राइफल्स है जिससे टेररिस्ट डर के भागते हैं। आपने इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करे। फायर हुआ, उसने फायर करा, हमने फायर करा, वो टेररिस्ट वहां मरा एंड एवरीथिंग इज फाइन। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। उसके थोड़ी देर बाद जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो एक दूसरा टेररिस्ट ने वहां से इशारा करके बाहर आया, ये चेक करने के लिए हमें कि इस बार हमने फायर नहीं किया। नाउ यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टेररिस्ट आ गया, लेकिन जो दूसरा आया क्या वो टेररिस्ट है हमें नहीं पता। क्या हमें फायर करना चाहिए? वो सिविलियन हो सकता है। तो आपको वो जजमेंट करना होता है। आप वेपन्स के साथ, आप सोचो पूरी टीम, सब लोग अपने वेपन्स के साथ हैं, सबके चैम्बर में राउंड है, सबकी उंगलियां उनके ट्रिगर के ऊपर है। आप जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में घूम रहे होते हो, आप देखते हो कि कैप्टन जीएस सलारिया यहीं बैठा होता था। आप देखते हो कि किस तरह एक 21-22 साल का लड़का अकेला पाकिस्तानियों से लड़ रहा था, टूटे हुए टैंक और उनके डबल। और आप उसकी शक्ल देखते हो और अपनी शक्ल देखते हो कि ये भी यहीं बैठा था और मैं भी यहाँ बैठा। राष्ट्रीय राइफल्स क्या है और जम्मू एंड कश्मीर में आपने इतने साल बिताए। पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर्स और जवान होते हैं, वो कमांडोज कहलाते हैं। पर आजकल हम इंडिया में कमांडो वर्ड यूज नहीं करते। पहले हम कमांडो कहते थे, अभी हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। उसे आर्मी में जाना है तो उसको क्या स्टेप्स लेने होंगे, कैसे वो इसमें ट्रेनिंग होती है, एग्जाम्स होते हैं, स्टडीज होती है। पर हाँ, जब एक 21-22 साल का, 25 साल का लड़का जब बॉर्डर पे उसकी जान जाती है और एक 20-22 साल की लड़की विधवा होती है तो कष्ट तो होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एपिसोड और आप सबका स्वागत है हमारे शो में। हम सब अपनी बिजी लाइफ में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे किसकी मेहनत। हम सब की इस वेरी नॉर्मल लाइफ के लिए हमारे आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स एक नॉट सो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मेजर लवेंद्र सिंह चौधरी जी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आपके पास आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड मेरा ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं एक मेजर, एक आर्मी ऑफिसर के साथ बात कर रही हूँ एंड एक्चुअली लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मैं एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही हूँ किसी कमांडो से। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड कुछ गलतियाँ हो जाए तो मुझे माफ कर देना। नहीं, कोई गलती नहीं है, पर मैं कमांडो नहीं हूँ। कमांडो नहीं, आप आर्मी ऑफिसर है। इंडियन आर्मी, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ। सो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ओके, कमांडो जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए। ओके, सो स्पेशल फोर्सेस इन्फेंट्री की एक रेजिमेंट है जिसको बोलते हैं पैराशूट रेजिमेंट, और जो पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर्स और जवान होते हैं वो कमांडोज कहलाते हैं। पर आजकल हम इंडिया में कमांडो वर्ड यूज नहीं करते। पहले हम कमांडो कहते थे, अभी हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। ओके, एंड आर्मी इससे डिफरेंट है। आर्मी का हिस्सा है इन्फेंट्री और इन्फेंट्री का एक छोटा हिस्सा है पैराशूट रेजिमेंट। आर्मी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी भी एक इंसान को जो आज की यंग जनरेशन, अगर हम बोले कि उन्हें आर्मी फील्ड में जाना है, ठीक है, इसमें करियर बनाना है, या फिर मतलब आजकल तो हम ऐसी बात करते हैं कि करियर बनाना है, बट वैसे तो ये देश की सेवा है। सो अगर उसे आर्मी में जाना है तो उसको क्या स्टेप्स लेने होंगे, कैसे वो इसमें ट्रेनिंग होती है, एग्जाम्स होते हैं, स्टडीज होती है, तो वो क्या एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या स्टडीज करनी पड़ेगी? ओके, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बच्चों के कॉल्स और इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेजेस आते हैं जो नहीं जानते कि तरीका क्या है। सो आपके डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन लेवल, आर्मी में एंट्री के 3 डिफरेंट मोड्स हैं। तो सबसे पहले एज अ सिपाही आप जाते हो, तो आजकल अग्निवीर चलता है। तो एज अ सिपाही अगर आपको जाना है आर्मी में या आर्म फोर्सेस में, तो आपको अग्निवीर चैनल्स लेने पड़ेंगे, जिसमें
12th पास बच्चा एज अ सिपाही जनरल ड्यूटी जाता है, और जो ट्रेड्समैन होते हैं वो 8th पास भी जाते हैं कुछ ट्रेड्स में। उसके बाद दूसरी एंट्री आती है आपकी हवलदार एंड जेसीओ लेवल पे। तो आप एज अ हवलदार एंड एज अ सूबेदार आप जा सकते हैं। जैसे एजुकेशन हवलदार आप जा सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड किया है, और आप केटरिंग जेसीओ जा सकते हैं आर्मी सर्विस कोर में अगर आपने होटल मैनेजमेंट या केटरिंग कोर्सेज करे हुए हैं। दूसरी एंट्री होती है ऑफिसर एंट्री। सो ऑफिसर एंट्री यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही की जाती है इंडिया में सारी, और इसमें सबसे पहले आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जाम, और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जाम, और उसके अलावा कुछ डायरेक्ट एंट्रीज होते हैं। पर इसमें एनडीए को छोड़ के बाकी सारी ऑफिसर एंट्रीज में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप रेगुलर ग्रेजुएट हैं या आप बीटेक करा है, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसकी भी अलग एंट्रीज हैं, ऑफिसर एंट्रीज। सिर्फ एनडीए एक ऐसा है जहां पे आप 12th पास के बाद एनडीए एग्जाम देते हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं एनडीए में, जो आपको डिग्री मिलती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप एंट्री जा सकते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है इसको क्लियर करना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। सो अलग अलग फील्ड आपने बताई, एक केटरिंग की आपने बताई, हम्म। वो बहुत अलग है। तो ये इसके अंदर जो जाएगा इस वाली फील्ड में, तो उसका आगे क्या प्रोसेस है, मतलब वो किस पोस्ट पे जा सकता है? सो जो केटरिंग है उसका जो पोस्ट है उसका नाम ही है केटरिंग जेसीओ। सो बेसिकली क्या होता है, आप नॉन कमीशनड होते हैं, उसके बाद आप जूनियर कमीशनड होते हैं, और फिर आप कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा गजेटेड ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, तो वो होते हैं। जब आप केटरिंग जेसीओ बनते हैं तो आपकी वो केटरिंग क्वालिफिकेशंस के बाद आप जाते हैं और उस एंट्री में आप ट्राई करके और आप सूबेदार पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। तो आप डायरेक्ट सूबेदार बनते हैं, आपको सिपाही बन के आगे तक जाने की जरूरत नहीं होती। और आपके जो आगे रोल होता है, जो ड्यूटीज होती हैं, वो केटरिंग रिलेटेड ही होती है। हाँ, वही मैं पूछना चाह हाँ, रही तो हूँ। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमारा जो कैडेट्स मैस है, या बड़े बड़े फॉर्मेशंस में जो मैसेज होते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स खाना खाते हैं, वहाँ का डाइट प्लान बनाना, वहाँ का पूरा केटरिंग कैसे होगी, वहाँ पे क्या खिलाया जाएगा, क्या खाना है, कितने कैलोरीज, जो कि ट्रेनिंग के करस्पॉन्डेंस होती है। करस्पॉन्डिंग कि आप ट्रेनिंग में क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट होती है। उसका पूरा डाइट प्लान बनाना, चार्ट बनाना, और फिर इंश्योर करना कि वो सही खाना सही तरीके से कैडेट्स को या ऑफिसर्स को वो सर्व हो। ये सारे में रोल होता है केटरिंग जेसीओ का। तो ये भी एक मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुक वहां जाके खाना नहीं, ये बना कुक का सकता है। काम नहीं है, पूरा ये एक- पूरा मैनेजमेंट है। हाँ, इट्स वही। टोटल साइंस, और इसके लिए हाईली क्वालिफाइड वही। व्यक्ति ही इसमें अपियर हो सकता है। इट्स नॉट वेरी इजी कि कहीं भी कोई खाना बना रहा है, वही ना। क्योंकि खाना भी रोटी सब्जी दाल चावल पे नहीं रुकता वहां। क्योंकि आप वहां की बात कर रहे हो जहां पे हो सकता है कल अमेरिका का राष्ट्रपति साथ में खाना खाए। और जैसे एनडीए मेस की अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके चाइना के प्रीमियर तक, और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग डेलीगेशंस आते हैं वहां पे खाना खाने। तो जो केटरिंग जेसीओ है वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आपको बेसिक खाना मिला। इट्स नॉट अबाउट द बेसिक खाना, इट्स अबाउट हम अपने देश को किसी को दिखा रहे हैं कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है। तो वो हमारा खाना भी देखने आया है, साथ ही वो ये भी देखने आया है कि जब वो हमारे यहाँ आ रहा है तो हम उसके कैसे टेक केयर कर रहे हैं। तो सारी चीजों के लिए अब आप रोज नया व्यक्ति हायर नहीं कर सकते, तो आपको एक उस लेवल का क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए जो हर टाइप के सर्कमस्टेंसेस में सही चीज सर्व करवा सके। राइट। तो जो एक तो ये हो गया आपका कि आपने पढ़ाई करी एकेडमिकली, मतलब पढ़ाई करी आपने, अपने अपने लेवल की पढ़ाई करके उस पोस्ट के हिसाब से आपने एग्जाम्स क्लियर कर दिए। राइट। फिर होती है फिजिकल एबिलिटी। फिजिकली जैसे एक एयरफोर्स में होता है कि अगर आपकी आई साइट वीक है, आपकी आईज में कोई नंबर है छोटा सा भी, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब एयरफोर्स में आप नहीं जा सकते अगर आपकी आई साइट ऑब्वियसली वीक है। तो ऐसी फिजिकल एबिलिटीज भी होती हैं कि हाइट एंड ऑल दैट। राइट। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते। अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप फाइटर पायलट नहीं बन सकते। हाँ, मतलब So, दो चीजों का difference। राइट राइट। सो सेम वे आर्मी में भी है।
तो आर्मी में जैसे आर्मी एविएशन भी होता है, तो हमारे अपने हेलीकॉप्टर्स हैं आर्मी के, जिसके पायलट्स इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, हमारे बीच में से जाते हैं। सो हर रोल के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। तो जैसे एयरफोर्स में अगर आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं तो आपकी एक मैक्सिमम मिनिमम हाइट भी है, आपकी लेग लेंथ भी है, क्योंकि हर आदमी के लिए नया एरोप्लेन नहीं बन सकता ना, आपको फिट होना पड़ेगा उसमें। सो वो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि जैसे आर्मी में और नेवी में आपकी जो आईसाइट होती है, ज्यादातर हर पोस्ट का एक अलग आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा, लेकिन एक जनरल ग्राउंड रूल अगर लेके चलें तो आर्मी और नेवी में अगर आप स्पेक्स पहनते हैं लेकिन आपकी आईसाइट इज करेक्टेबल टू 6/6, यू आर फिट जनरली। लेकिन वहीं एयरफोर्स में आप जाएंगे तो फ्लाइंग में अगर आपके स्पेक्स हैं तो वो एक हिंड्रेंस है। उसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, सो बेसिकली एक नॉर्मल है कि आपकी कितनी उंगली होंगी, आपके पेट में इंटेस्टाइन कैसी होगी या लंग्स कैसे होंगे, राइट, या आपका रिब्स कितनी होनी चाहिए, बोन्स कौन सी होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल मोबिलिटी और नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टाइप होना चाहिए। तो अगर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है तो आप जनरली पास हैं। जैसे किसी की 6 फिंगर्स होती है हाँ, तो वो नहीं। उसमें कुछ रूल्स हैं। मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं, आई थिंक कोई डॉक्टर ज्यादा स्पेसिफिक बता पाएंगे, पर मैंने एक ऑफिसर देखे हैं जिनके 3 उंगलियां हैं हाथ में, पर वो बाय बर्थ है और वो ऑफिसर बने। तो देयर हैज टू बी समथिंग, वो शायद डॉक्टर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे मुझसे। जी, तो जब हम एग्जाम्स अगर क्लियर कर लिए तो उसके बाद ट्रेनिंग होती है, राइट। तो ट्रेनिंग कहाँ होती है एंड कैसे होती है? ओके, सो जैसे मैंने बताया अलग अलग एंट्रीज हैं। तो जब PBOR यानी कि पोस्ट बिलो ऑफिसर रैंक की अगर हम बात करें तो इन लोगों की सबकी ट्रेनिंग उनके रेजिमेंटल सेंटर्स में होती है। लेकिन जब हम ऑफिसर्स की बात करते हैं, जैसे मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हूं, तो हमारी ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में होती है। ये 3 साल की ट्रेनिंग होती है और इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर्स एक साथ होते हैं। पहले 2 साल हमारी ट्रेनिंग कॉमन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद लास्ट 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होती है 5th एंड 6th टर्म, वो हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्लस हमारी जैसे आर्मी की आर्मी ट्रेनिंग टीम के अंडर, नेवी की नेवल ट्रेनिंग टीम के अंडर और एयरफोर्स की AFTT के अंडर में ट्रेनिंग्स होती हैं। इसमें हम बेसिक्स ऑफ जैसे एयरफोर्स में फ्लाइंग सीखते हैं, नेवी में सीमैनशिप सीखते हैं, वैसे आर्मी में आर्मी टैक्टिक्स और उस टाइप की चीजें, वेपन्स ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। बाकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत मजेदार होती है NDA की ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, लोग अक्सर पूछते हैं कि रगड़ा क्या होता है एंड क्या होता है। तो आप जितना भी रगड़ा इमेजिन कर सकते हो उसको 100 गुना कर दो, वो आपको NDA में मिलेगा। लेकिन वो रगड़ा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले हो। आप NDA से पास आउट होने के बाद एंड ऑफिसर बनने के बाद आप स्प्लिट सेकंड डिसीजन में किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हो। तो आपके अंदर उतना रेजिलियंस होना चाहिए, आपके अंदर उतना IQ होना चाहिए, आपके अंदर उतना जजमेंट होना चाहिए। और वो जजमेंट आपको कब चाहिए? जब आप एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर हो। तो जब NDA में आपका ऑलरेडी बिजी शेड्यूल है और उसमें आपको पनिशमेंट्स भी मिल रहे हैं, राइट, आपको सुबह जाके ड्रिल करनी है, उसके बाद कपड़े चेंज करके आके क्लासेस के लिए जाना है, उसके बाद कपड़े चेंज करके क्रॉस कंट्री दौड़ने जाना है या वेपन्स ट्रेनिंग के लिए जाना है, और हर चीज के एक अलग यूनिफॉर्म है। आपको शूज से लेके कैप तक सब कुछ चेंज करना है। एक दिन में जब आप 4 या 5 बार कपड़े चेंज कर रहे होते हो और अलग अलग टाइप के ड्यूटीज कर रहे होते हो, अलग अलग टाइप के रोल निभा रहे होते वो हो, भी पंक्चुअल रह के। एग्जैक्टली, टाइम का कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, डिसिप्लिन का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है फौज के अंदर। तो वो आपको वहां लेके पहुंचना है, राइट। तो ट्रेनिंग जो है वो आपको ये सारी चीजें सिखा रही है, एंड साथ में आपको पढ़ाई, क्योंकि NDA में आपको ग्रेजुएट भी होना है। एंड अनलाइक अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जहां पे आप 3 मेन सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएट होते हो, हम 11 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं। उसके अलावा आप अपने आर्म स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक पढ़ेंगे, आप वेपन्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, आप रेंज का पढ़ेंगे, आप ड्रिल करेंगे, आप PT करेंगे, आप थियरी क्रॉस भी और कंट्री, प्रैक्टिकल भी। सब कुछ, और सब कुछ करेंगे आप।
उस प्रेशर में जब आप उभर के निकलते हो तो आपको वो बनाया जाता है कि देश आपके ऊपर गर्व कर सके, आप देश के विश्वास पे खरे उतर सको। यू आर वर्दी ऑफ द यूनिफॉर्म यू आर गोइंग टू डॉन। ब्रेकडाउन मोमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में ओ बच्चों रोज के, होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए। रोज होते हैं, रोज। देखिए आप समझिए, एनडीए में एक 16.5 17 साल 18 साल का एक बच्चा एंटर करता है। वो बच्चा होता है, वो अभी तक मम्मी पापा के पास बैठा था, मम्मी पापा जबरदस्ती दूध पिला रहे थे। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं पिलाने वाला है। आप नहीं पियोगे, नहीं खाओगे टाइम से तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पनिशमेंट और मिलेगी। पनिशमेंट और मिलेगी। सो आप एक छोटे बच्चे को लाके जिस तरह से आप लोहे को फॉर्ज करते हो और उससे कुछ मीनिंगफुल बनाते हो, उस तरीके से ये बच्चा वहां पे ट्रेनिंग में आता है, जो अब तक बिल्कुल कैजुअल था, बिल्कुल नॉर्मल सिविल बैकग्राउंड से था, कुछ भी नहीं जानता था। आपको उसको 3 साल में ऐसा बना देना है कि वो एक आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बन सके, राइट? उसके अंदर वो डिसिप्लिन इनकलकेट करना है, वो सेल्फ डिसिप्लिन डालना है, उसको ये समझाना है कि वो किस चीज का हिस्सा बनने वाला है। उसमें टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, खाल भी जाएगी, खून भी जाएगा, पसीना भी जाएगा, और वो सब कुछ जाने के बाद वो कोई विक्रम बत्रा बनेगा, कोई मनोज कुमार पांडे बनेगा, कोई बिपिन रावत बनेगा, कोई जनरल पांडे बनेगा, बिल्कुल। पर वो स्टार्टिंग यहीं से होगी। वो सबके लिए उस टाइम सेम। सबके लिए सेम है। अब उसमें से ही आके मानेकशॉ जैसे लोग निकलेंगे, उसमें से ही आके बड़े बड़े वीर निकलेंगे, स्ट्रेटेजिस्ट निकलेंगे। तो एनडीए के अंदर मतलब वहाँ जो एकेडमी है उसके अंदर जैसे वो आप बता रहे थे कि बहुत बड़े एरिया में है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा उसकी डिटेल्स आप दे दीजिए। ओके, वेल, जो एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें लगभग 1 साल लगता है। ओके। यूपीएससी उसको कंडक्ट कराता है, फिर एसएसबी आप जाते हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, फिर मेडिकल्स, मेरिट लिस्ट। उसके बाद जब आप एनडीए पहुंचते हो तो एक एनडीए के 2 मेन गेट्स हैं, उसमें से एक गेट है पाषाण गेट। तो पाषाण गेट से कैडेट सेंटर होते हैं, और एनडीए एक पूरी वैली में बसा हुआ है। वहां पे एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट व्यू ऑफ एनडीए, वहां बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, वहां पे वो बस रुकती है जिसमें आप आए हैं, और आप वहां से एनडीए को देखते हैं पहली बार लाइव, और आप अपने सामने देखते हैं हजारों एकड़ की ग्रीनरी और जंगल, और उसके बीच में एक बड़ी सी ह्यूज रेड कलर की बिल्डिंग पॉपअप होती हुई, जिसको सूडान ब्लॉक बोलते हैं। जब आप वो पहली बार देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की थी 1 साल, वो कुछ भी नहीं थी जो आपके सामने अभी है उसके लिए, और उसी दिन आपको एनडीए से प्यार हो जाता है। और फिर आप एनडीए में एंटर करते हैं। तो अब जैसे आपने पूछा एनडीए में क्या है, अब मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर चीजें बोलूं तो एनडीए एक ऐसी एकेडमी है जिसके पास अपना रनवे है जहां से सुपर डुमोना फ्लाई करते हैं। आपके पास अपनी एक लेक है, पीकॉक बे लेक, जिसमें सेल बोट्स आपको दिखती हैं, वाटर स्पोर्ट्स एंड सीमैनशिप वाटरमैनशिप आप देखते हो वहां पे करते हैं। वहां पे रेंजेस हैं जहां पे आप फायरिंग करते हैं। वहां पे स्क्वाड्रन्स हैं जिसमें जैसे हॉस्टल्स होते हैं सिविल में, ऐसे एनडीए में स्क्वाड्रन्स होते हैं। स्क्वाड्रन्स हैं जहां पे आप रहते हो। एक एनडीए मेस है जहां पे 2000 लोग एक साथ खाना खाते हैं, और वो भी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास खाना खाते हैं। आप एक जब मेस में घुसते हैं तो आप देखते हैं कि इटालियन टाइल्स क्या होती है, बेल्जियन ग्लास क्या होता है, बर्मा टीक के दरवाजे कैसे होते हैं, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट सिल्वर क्रॉकरी क्या होती है, वो आप वहां जाके देखते हो। आप वहां जाके देखते हो कि मनोज कुमार पांडे ब्लॉक में आप जाके बैठते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे आप साइंस पढ़ोगे, बेस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज आप वहां देखते हो, और आप जब चेयर पे वहां बैठते हो तो आपको पता चलता है कि मनोज कुमार पांडे भी यहीं बैठा था। आप जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में घूम रहे होते हो, आप देखते हो कि कैप्टन जीएस सलारिया यहीं बैठा होता था। आप देखते हो कि किस तरह एक 21-22 साल का लड़का अकेला पाकिस्तानियों से लड़ रहा था टूटे हुए टैंक में, अरुण खेटापाल, और आप उसकी शक्ल देखते हो और अपनी शक्ल देखते हो कि ये भी यहीं बैठा था और मैं भी यहां बैठा हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2 इंटरनेशनल साइज स्विमिंग पूल्स हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बॉम्बे स्टेडियम है जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है। आप
जो भी परस्यू करना चाहते हो, एनडीए आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप जो गेम खेलना चाहते हो, आप इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आप पोलो खेलना चाहते हो, वर्ल्ड क्लास इक्वेस्ट्रियन टीम है वहां पे। आप जो भी चीज परस्यू करना चाहते हो एकेडमिकली, सारे लेबोरेटरी, सारे रिसोर्सेज, व्यास लाइब्रेरी है हमारी, जिसमें यू नेम अ बुक एंड इट इज देयर। हमारे यहाँ एक हबीबुल्ला हॉल है, जनरल हबीबुल्ला के नाम पे, द फर्स्ट कमांडेंट, जो डबल बालकनी है, जहां पे 2000 लोग एक साथ बैठ के मूवी देख सकते हैं, और जहां बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटेजिशियंस एंड बड़े बड़े लोग आके वहां पे आपको लेक्चर्स देते हैं, आप सुनते हो, आपको सीखने का मौका मिलता है। और वहां पे खोंडवा रोड है, जो 1.33 किलोमीटर वन साइड है, और जहां पे आप 10-10 की दौड़ दौड़ते हो, जिसको 10 मिनट 10 सेकंड में आपको जाके और लौट के आना होता है, जब आप दोपहर में पनिशमेंट करते हो के लिए पकड़े जाते हो। राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और कहीं, मैं नहीं समझता इंडिया में तो कहीं मिल सकती है, वो सब आपको इंडिया में मिलता है। और इसके साथ में आपको बहुत सारी यूनिफॉर्म्स मिलती हैं अट्रैक्टिव, जो आप पहनते हो, और आपको वर्ल्ड क्लास खाना मिलता है, जो आपको किसी, आई डोंट थिंक कोई 5 स्टार भी हमारे खाने से मैच कर सकता है। वो पेट्रियोटिक फीलिंग क्या वहीं से जन्म ले लेती है? जब आप, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब आप साइंस ब्लॉक में फिजिक्स पढ़ रहे होते हो और आपको कहीं पता चलता है कि इस क्लास में मनोज कुमार पांडे भी बैठता था, जो परमवीर चक्र लेके आया, जिसको पाकिस्तानी रोक नहीं पाए, आपके अंदर वो ऑटोमेटिक फीलिंग आती है। जब आपको पता चलता है कि फर्स्ट मैन इन द स्पेस, स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, जैसे मैं जूलियट स्क्वाड्रन में था, तो जब आपको पता चलता है स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा इसी जूलियट स्क्वाड्रन में, इसी कमरे में रहते थे जिसमें आज मैं सोता हूं, उसी क्लासरूम में साइंस ब्लॉक में पढ़ते थे, जो अब मनोज कुमार पांडे ब्लॉक है, जहां वो पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता हूं, जहां वो बैठते थे वहां मैं बैठता हूं, तो वो फीलिंग आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ आप जाती है। अपने अंदर उनको देखने लगते हैं। हाँ, आप देखने लगते हैं कि आप इनफैक्ट ये सोचने लगते हैं कि मैं इनसे भी अच्छा काम करूंगा, कि मुझे इन्हें भी प्राउड फील कराना है। इन्हें भी प्राउड फील कराना है। तो जब आप वो एक लेगेसी के पार्ट बन जाते हो ना, और तो- सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती होगी वहीं पे, कि मतलब तभी से आप ऐसे लगता होगा आपको कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, चाहे आप आपको तैयार हो रहे हो उस चीज के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब वहां ट्रेनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ सिमुलेशन नहीं है, यहाँ पे असली ऑफिसर्स आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, असली उस्ताद आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। राइट? तो आप उनको लाइव देख रहे हो, आपके सामने वो ऑफिसर्स हैं जिनको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र मिला हुआ है, आप ऐसे लोगों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, आप उनको रोज देखते हो, उनकी स्टोरी सुनते हो, आपको पता चलता है, और आप बोलते हो कि ये तो मेरे जैसा है। आज जहां मैं हूं, 5 साल 10 साल पहले ये यहां पे था, तो अगर ये इतना अच्छे काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है, और आपको पता चलता है जब आप एक दूसरे के साथ होते हो और एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा होता है, बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स आपको मिले, बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, इक्विपमेंट आपको मिला है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो फीलिंग आती है। एंड हैज द रिजल्ट कि कारगिल वॉर में मनोज कुमार पांडे क्या करके आए। तो एनडीए से जब निकलते हैं हम्म। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद, तो एक बिल्कुल नया इंसान बन के निकलते हैं। एब्सोल्युटली। मैं देखिए, आप अपना, आपके लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप अगर पर्सनल आपका बताइए। देखिए मैं आपको 2 कोट्स बताता हूं। जब मैं फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस एनडीए में था और सूडान ब्लॉक में हम मैथ्स की क्लास होती थी, हमारी पहली जो क्लास थी वो मैथ्स की क्लास थी। आपको कोट समझ आए इसलिए एक छोटी सी बात बताता हूं। जब आप एनडीए में जाते हैं, आपको एक स्क्वाड्रन अलॉट हो जाता है, एक क्लास अलॉट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप लेते हो, और आपको सबसे पहले हेयर कट मिलता है, तो आपके बाल काट दिए जाते हैं। सो जब मैं पहले दिन एनडीए में साइंस सूडान ब्लॉक की मैथ्स क्लास में गया और मैंने बुक का कवर पलटा, तो उस पर किसी सीनियर ने लिखा हुआ था, जो मैं यहां कोट कर रहा हूं, वी ऑल कम हियर एज बंच ऑफ डोप्स, फर्स्ट वी लूज आवर हेयर एंड देन ऑल होप्स। सो यहां से एनडीए की कहानी शुरू होती है, और वो खत्म कहां होती है, जहां मेरे 6 टर्म के मैथ्स की बुक में एक पेज पे लिखा हुआ था, इफ आई डाई इन बैटल जोन, box me up and pack me home, put all my medals on my chest and tell my mom I did my best। तो वहां से और यहां तक का जो सफर है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग है।
कि जहां मैं सोचता था कि मेरे बाल कट गए, मेरे को अब कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे इतना पनिशमेंट है, इतना हार्ड है, इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग है, वहीं जब फाइनल टर्म में मैं एनडीए से पास आउट हो रहा हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि मैं मरूंगा भी तो अपना बेस्ट करने के बाद मरूंगा। मेरे जीते जी दुश्मन अंदर नहीं घुस सकता, मैं आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो वो जो फीलिंग तक आना और उस लेवल तक पहुंचना, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग है। और बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग है। होना भी चाहिए, बिल्कुल। होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक वो माइंडसेट खत्म हो जाता है। अब अभी हम माइंडसेट की बात भी कर रहे थे पहले कि एक माइंडसेट होता है जिसमें फियर होता है। जैसे एक क्वेश्चन भी था मेरा आपके लिए कि किन लोगों को नहीं जाना चाहिए एनडीए या फिर इस आर्मी के लिए नहीं तैयारी करनी चाहिए। जैसे किसी के अंदर कोई फियर है, हाइट का, इसका, किसी भी तरह के फियर्स है, तो किन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए और अपना माइंडसेट भी ट्रेन किया जाता है एनडीए में, तो वो कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी हर किसी के लिए नहीं, हर कोई वहां के लिए नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले तो अगर किसी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मैं समझता हूं कि इतना डर, इतना भय किसी के भी अंदर नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए ना जा सके। मैंने जिनको डिसेबिलिटीज हैं ऐसे लोगों को भी बहुत कुछ करते हुए देखा है, क्योंकि बहादुरी किसी चीज की मोहताज नहीं होती। बट जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हो या आर्म फोर्सेस का, तो उसमें लिखा होता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव इट इन यू? तो अगर आप में दम है, आप तभी आए, और वो दम अंदर से आता है, वो दम अंदर से आता है। अगर आपके अंदर वो विल है कि मैं राष्ट्र के लिए मेरी जो ड्यूटी है मैं वो करना चाहता हूं, तो आप करोगे। आप 12-14 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस भी दौड़ोगे, आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा ड्रिल भी करोगे, आप दौड़ दौड़ के क्लासेस के बीच में भी जाओगे, आप दिन में पुशअप्स और रोलिंग और सड़क पे सब कुछ करोगे, चाहे आपकी खाल वहां चिपक के रह जाए, चाहे आपके ब्लिस्टर्स पड़ जाए, चाहे आपके ब्लिस्टर्स में से खून निकलने लग जाए। अगर आप राष्ट्र के लिए कमिटेड हैं, अगर आप राष्ट्र के लिए कुछ हैं, तो आप सब कुछ करेंगे। और अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल एनडीए की तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि एनडीए हर किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि वो नहीं है सबके लिए। पर आप ये सोचिए ना, जो अपनी माँ के लिए नहीं कर सकता वो किसके लिए करेगा? देश तो माँ है ना, सिंपल। तो जो नहीं कर सकता वो घर पे रहे, अच्छे लगते हो वहां पे। और एनडीए के साथ साथ वैसे तो बहुत सारी एकेडमीज हैं जहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। आईएमए है एक, तो उसमें दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है? ओके, आईएमए एक नहीं है, आईएमए इकलौता है। हाँ जी, मतलब इंडियन एक एनडीए है, एक आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सॉरी, देखिए, एनडीए से पास आउट होने के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो कैडेट्स होते हैं वो पास आउट होकर अपनी अपनी स्पेसिफिक सर्विस एकेडमीज में चले जाते हैं। ओके। तो जैसे नेवी वाले नेवल एकेडमी चले जाएंगे, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी, और आर्मी वाले इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए देहरादून। तो जैसे मैं आर्मी में था तो मैं एनडीए से पास आउट होकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी आया, तो वहां पे जो आर्मी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी। अभी वहां पे क्या हुआ कि जो एनडीए से ग्रेजुएट होके आए वो भी हैं, और जो डायरेक्ट एंट्री सीडीएस एग्जाम पास करके आए, जो बाहर से ग्रेजुएशन करें, वो भी हमारे साथ होते हैं। और हमारी फिर कंबाइंड ट्रेनिंग होती है अगले 1 साल के लिए, जो एडवांस स्ट्रेटेजीज, एडवांस मिलिट्री स्टडीज, मिलिट्री लॉ और इस तरह की सारी जो एडवांस लेवल स्टडीज हैं टू मेक यू फिट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, वो सारी होती हैं। और आईएमए ही वो जगह है जहां पे आप चॉइस ऑफ आर्म्स करते हैं। जैसे आपने शुरू में वो कमांडो शब्द पूछा था जी। तो वो यहां पे आके डिसाइड होता है कि आप कौन से ब्रांच ऑफ आर्मी में, आर्म्स या सर्विस में जाके आप बाकी आगे का अपना करियर करने वाले हो चूज। और ये प्रोसेस होता है, और यहीं पे वो अंतिम पग होता है। आपने मूवीज में देखा होगा जहां कैप उछालते हैं खेतरपाल ऑडिटोरियम के सामने, वो वहीं होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और वहां से पास आउट होकर आप ऑफिसर बनते हैं। फिर आप अपने अलग अलग रेजिमेंट्स में, सर्विसेज में, उसमें ये रेजिमेंट्स, बटालियंस, ये सब होते हैं, ये अलग अलग क्या क्या होता है? ओके, थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए,
अगर मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, बट रेजिमेंट्स होते हैं एक पुराने जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से, जब इंडियन आर्मी या ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी, रेजिमेंटेशन शब्द वहीं से चला आ रहा है। तो रेजिमेंट होता है, जैसे आपने नाम सुने होंगे, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राइट, राजपूत, राजपूताना राइफल्स, मद्रास, तो ये अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। और रेजिमेंट्स के अंदर एक नंबर ऑफ बटालियंस होती हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, अलग अलग नंबर ऑफ बटालियंस होते हैं। ये इनका रेजिमेंटल सिस्टम होता है, ये मोस्टली ट्रेनिंग एंड वेलफेयर के लिए होता है। तो जैसे मद्रास रेजिमेंट में अगर कोई जवान आता है तो उसका सिलेक्शन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर करता है। उसके बाद में उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी वही देखेंगे। सेम चीज होगी जाट रेजिमेंट के लिए, राजपूत रेजिमेंट के लिए, इनके लिए भी सेम चीज होगी, और वो ट्रेन करके अपनी बटालियंस को लगाते हैं। लेकिन जब हम उन बटालियंस का एम्प्लॉयबिलिटी देखते हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट बटालियंस का ब्रिगेड्स में, डिविजन्स में, कोर्स में इस तरीके से होता है। तो वो एक अलग होता है, वो उसको बोलते हैं कि डिप्लॉयमेंट। लेकिन ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और उनका वेलफेयर जो है वो रेजिमेंटल सेंटर्स देखते हैं। तो रेजिमेंट इज नॉट अ फाइटिंग फॉर्मेशन, बट बटालियन इज अ फाइटिंग यूनिट। ओके, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वो हो गया, हाँ। हाँ, तरीक सिस्टम है। सिस्टम है। ओके, तो इसी के साथ जब हम मतलब आप एक ऑफिसर बन गए, देन आप बैटलफील्ड में जाते हो, तो वहां पर हर वक्त तो एक लड़ाई नहीं होती है, फाइट नहीं हो रही होती है। तो अपार्ट फ्रॉम द टाइम जब एक नॉर्मली आप वहां पर हो, अपनी ड्यूटी पे, अपनी पोस्ट पे है, तो क्या क्या होता है एंड कैसे पता चलता है कि अब कोई फाइट हमें लड़नी है, कोई बैटल लड़ना है? एंड वॉर तो आपने अभी बताया मुझे कि वॉर इज अ बिग टर्म, एंड वॉर होता है जैसे यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, राइट। राइट, एंड बैटल्स होते हैं जो हमारे ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, सोल्जर्स लड़ रहे हैं अभी, जो एलओसी पे या जहाँ पर भी लड़ते हैं वो अलग अलग जगह पर। तो ये बैटलफील्ड में जाने के बाद नॉर्मल लाइफ कैसी होती है? Okay. और जब तक वो बैटल के लिए जब तैयारी करते हैं, उसके क्या सिग्नल्स आते हैं, कैसे पता चलता है कि अब हमें एक पर्टिकुलर लड़ाई लड़नी है? ओके, मैं थोड़ा सा इस पे बताता हूँ। जो वॉर होता है, जैसे 1971 वॉर, जिसमें हमने बांग्लादेश एक नया देश बनाया, राइट, वो एक प्रॉपर वॉर था जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज एक साथ लड़ रही हैं। पाकिस्तान से हम दोनों फ्रंट पे लड़ रहे हैं, ईस्ट फ्रंट, वेस्ट फ्रंट, दोनों फ्रंट्स पे हम लड़ रहे हैं, और फुल रिसोर्सेज कमिट हो जाते हैं। वो एक वॉर होती है। जो बैटल होती है वो वॉर का हिस्सा होती है। अलग अलग जगह अलग अलग बैटल्स हो रहे हैं, उन बैटल्स को मिलके जो एक टर्म बना वो वॉर बना। जैसे आपने सुना होगा वो बॉर्डर मूवी में लोंगेवाला, तो लोंगेवाला की बैटल थी, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ लोंगेवाला। कब हुई? जब वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो वॉर एक बड़ा टर्म हो गया। जो हमारी जनरेशन है, हम लोग जो देखे वो है CICT, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर हम एक काउंटर टेररिज्म का वॉर लड़ रहे हैं, और उस वॉर के अंदर बैटल्स होते हैं। तो आप जैसे देखोगे कि कहीं ऑपरेशन हुआ, कोई टेररिस्ट है, वो एनकाउंटर हुआ, तो वो एक छोटी बैटल्स है। वो जो एनकाउंटर्स हैं वो छोटे बैटल्स हैं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलग तरह से बैटल हो रही है, और हिंटरलैंड में अलग तरीके से बैटल हो रही है, और जो बिल्टअप एरिया उसमें अलग तरीके से बैटल हो रही है। तो ये एक अलग ही पढ़ाई होती है। आपको कन्वेंशनल वॉर के अलावा ये अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपका जैसे क्वेश्चन है कि नॉर्मल टाइम पे क्या होता है जब गोली नहीं चल रही। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो कश्मीर में मेरा टेन्योर रहे मेरे, उसमें मैं पूरा काउंटर टेररिज्म रोल में रहा। तो हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं होता कि दुश्मन से बैटल कब होगी। आप 24/7 एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन रक्षक, ऑपरक्षक, हम उसके पार्ट होते हैं, और आप 24/7 आप रेडी रहते हो कि कभी भी उनसे लड़ने के लिए, टेररिस्ट से लड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो इसमें बेसिकली कोई लल पीरियड नहीं होता, लेकिन हम अपना रूटीन बनाते हैं कि जिस दिन हमें ऐसा ऑपरेशन पे नहीं जा रहे हैं रेगुलर के अलावा, या वो जवान जो ऑपरेशन पे उस दिन नहीं जा रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रेस्ट एंड रिकूप के लिए,
वो सारा आपको चाहिए होता है। तो हम छोटा मोटा टाइम रखते हैं कि जवान थोड़ी देर खेल सकें, ऑफिसर्स भी उनके साथ खेलते हैं। उसके बाद में वो अपना रेस्ट एंड रिकूप करें, कपड़े धोने हैं, कोई हमारे पास कोई और रिसोर्स नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं सारी चीजें, राइट। तो हमें वो सब भी करना है। उसके बाद लंगर में भी एक अकेला कुक खाना नहीं बना सकता, तो रेगुलर जवान उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके हो रही होती हैं। तो जो रूटीन होता है वो ऑपरेशंस के अराउंड होता है। तो अगर कोई जवान आज रात को ऑपरेशन में है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दिन में थोड़ा ब्रेक और रेस्ट का टाइम मिले। जो दिन में है, जो सुबह गया उसको शाम को टाइम मिले, जो शाम को गया उसको रात में टाइम मिले। तो इस तरीके से रोटेशंस करते हैं। एंड सेम तरीके से अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रोटेशन रखते हैं। बटालियंस के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम कर सकें उतना टाइम हम जवानों को दें जिससे वो फिट रहें, क्योंकि कभी भी लड़ाई लड़नी है, कभी भी जाके कुछ भी हो सकता है। और काउंटर टेररिज्म इज ऑल अबाउट दिस। एंड सबसे बड़ी फाइट जो होती है काउंटर टेररिज्म में, इट इज हाउ क्विकली यू रिस्पॉन्ड। तो अगर कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है तो आप कितना क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, ये पूरी कहानी होती है। तो आपको क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, Exactly. कुछ भी कभी भी कहीं से भी हो सकता है। है। ऑल्दो एज अ आर्मी ऑफिसर इतना आसान नहीं, बड़े सिटीज की बात नहीं करूंगा, वहां थोड़ा सिस्टम अलग रहता है। पर जहां हम राष्ट्रीय राइफल्स में होते हैं तो इतनी आसानी से कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय राइफल्स का डर है और दूर तक है। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या है, और जम्मू एंड कश्मीर में आपने इतने साल बिताए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। ओके। सो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय राइफल्स का, तो राष्ट्रीय राइफल्स एक तरीके से आर्मी से अलग एक फोर्स है, लेकिन इसकी जो 100% स्ट्रेंथ है वो पूरी की पूरी इंडियन आर्मी से आती है। तो राष्ट्रीय राइफल्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, वो सभी पूरे प्योर इंडियन आर्मी से हैं। लेकिन अनलाइक इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, सो जैसे अभी हम रेजिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मद्रास रेजिमेंट के जो जवान हैं, मद्रास रेजिमेंट की किसी भी बटालियन में वो सारे जवान मद्रास रेजिमेंट के होंगे, जाट में जाट रेजिमेंट के होंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन है उनमें एक पेरेंट या बेस इन्फेंट्री रेजिमेंट होगी और एक आर्टिलरी या आर्मर्ड उस टाइप से एक दूसरी फाइटिंग आर्म होगी। सो उनका एक एमलगमेशन, एक टीम अप किया करके उनको बनाया गया। ये एक बहुत बेहतरीन एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हर राष्ट्रीय राइफल बटालियन के अंदर ऑलमोस्ट हर आर्म और सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, और जो ट्रुप्स होते हैं वो एक इन्फेंट्री बेस और एक आर्मर्ड या आर्टिलरी के होंगे। मैंने जहां किया वहां पे बिहार रेजिमेंट और आर्मर्ड रेजिमेंट का अमलगमेशन था, और ऑफिसर्स हर आर्म एंड सर्विस के होते हैं, तो ऑर्डिनेंस छोड़ के। तो फॉर एग्जांपल इन्फेंट्री के ऑफिसर्स होंगे, आर्मर्ड के ऑफिसर्स होंगे, आर्मी सर्विस कोर, ईएमई, डॉक्टर, हर बटालियन में एक डॉक्टर भी होते हैं। तो उस तरीके से सारे ऑफिसर्स का एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया कि हर फील्ड की एक्सपर्टीज को लाके एक साथ रखा गया। एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन सेल्फ सफिशिएंट बटालियन होती है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। फॉर ऑल काइंड ऑफ CICT ऑपरेशंस दे आर सेल्फ सफिशिएंट। वो खुद जाके अपने एरिया में किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके जो वेपन इक्विपमेंट हैं वो नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन से थोड़े से फर्क होते हैं, क्योंकि आपके सब चीज है ना। हाँ, आपको यहाँ पाकिस्तान में जाके नहीं मारना है। हमारा CICT रोल है कि जो हमारे पास आ रहा है टेररिस्ट, हम उसको मार रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठे, हम नहीं जाएंगे उसको मारने। उसको अगर मारना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। तो वो जब हमारे पास आएगा, हमें पता है कि वो किस तरह के वेपन इक्विपमेंट लाता है, उसके हिसाब से हमारे पास हमारा वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल होता है, और हम उस टाइप के ऑपरेशंस के लिए कैपेबल होते हैं। तो राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन एक एक्सपेरिमेंटली शुरू किया हुआ चीज थी जो आज की डेट में सुपर सक्सेसफुल हुई है। और आज अगर जम्मू कश्मीर में हालात काफी अच्छे हैं तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राइफल्स को जाता है, उसके बाद में फिर जम्मू कश्मीर पुलिस एंड बाकी फोर्सेस को। हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर राष्ट्रीय राइफल्स है जिससे टेररिस्ट डर के भागता है। आपने इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करे, तो एक दो बता दीजिए थोड़े। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के ही। देखिए, मैं जम्मू रीजन के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, मैंने वहां पे काम नहीं किया। मेरे टेन्योर्स नॉर्थ कश्मीर में रहे हैं,
और नॉर्थ कश्मीर में जो टेररिस्ट आते थे, जो हमने देखे, वो ज्यादातर लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के आते थे, और जो कुछ लोकल टेररिस्ट होते थे वो हिजबुल मुजाहिदीन के होते थे। सो बहुत सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, ऐसे भी ऑपरेशंस में किया जहां बहुत सारे टेररिस्ट थे, 40-40 टेररिस्ट भी देखे। ऐसे भी ऑपरेशंस में गए जहां 25-26 टेररिस्ट हैं, और ऐसे भी ऑपरेशंस किए जहां 2 टेररिस्ट थे या एक अकेला टेररिस्ट था। और हर ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है, हर ऑपरेशन आपकी लाइफ का लास्ट ऑपरेशन हो सकता है, और हर ऑपरेशन जाने से पहले आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हर ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर ऑपरेशन में बहुत सोच समझ के आपको ऑपरेशन लॉन्च करना होता है, और आपको मेक श्योर करना होता है कि टेररिस्ट आए तो वापस नहीं जाए, सीधा ऊपर जाए, और अगर कोई सिविलियन है तो वो सही सलामत चला जाए। तो आपको ये करना होता है। और ये बहुत क्विक करना होगा डिसीजन Split और second. ऑपरेशन, सब कुछ कैसे, कौन जाएगा, क्या होगा, तो ये बहुत क्विकली करना होता होगा सब कुछ। आपने पूछा है तो ये सारे क्वेश्चंस में मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक पर्टिकुलर एक ढोक होती है, तो जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के छोटे छोटे हट्स बने होते हैं, जो पहाड़ी को काट के थोड़ा सा बनाए होते हैं और बहुत छोटे से होते हैं, उनको ढोक कहते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक ढोक के अंदर 2 या 3 टेररिस्ट वहां पे बैठे हुए हैं, और ये लोकल सिविलियन से ही हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो हमने वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करना है। तो आप जब ऑपरेशन लॉन्च करने जाते हो तो आप ये देखते हो कि टेररिस्ट कहाँ बैठा है, बिल्टअप एरिया है, जंगल एरिया है, ढोक में बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से आपको वेपन सिलेक्शन करना है। उसके बाद वो कितने डिफिकल्ट एरिया में बैठा है। नॉर्मली जो बिल्टअप एरिया में नहीं होते, शहर में जो नहीं है टेररिस्ट, वो कहीं डिफिकल्ट जगह पे ही बैठा होगा, जहां से वो हमें इजीली देख सके अगर हम आ रहे हैं, और वहां से वो हमसे पहले भाग जाए। तो वो ये हमेशा कोशिश करता है। तो आपको, जैसे मैंने अभी इस ऑपरेशन का बताया, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो ढोक में है, यानी कि पहाड़ पे ऊपर चढ़ के जाना है, और आपको फटाफट से वहां पहुंचना है कि वो भागे नहीं। आपके पास टाइम हमेशा कम होता है, तो आप वो टीम सेलेक्ट करते हो जो उस टाइम पे सबसे फिट है, जो सबसे क्विकली माउंटेन्स में चढ़ सके। आप वेपन इक्विपमेंट उस हिसाब से करोगे कि आपको वो टेररिस्ट है तो कहां बैठा है, वहां पे कैसा आपको एमुनिशन चाहिए, कैसे वेपन्स चाहिए, वो लेके आप अपनी टीम तैयार करते हो। और एज अ मिलिट्री कमांडर आपको पता होना चाहिए आपका कौन जवान कितना फिट है, आपका कौन जवान किस तरह के वेपन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा अच्छा काम करता है, और आपका कौन जवान किस तरह के ऑपरेशन के लिए बेस्ट सूटेड है, और फिर आप उसको टीम अप करके आप लेके जाते हो। तो यहां जब इंफॉर्मेशन मिली हमें, तो हम जनरली, हमारी अपनी एक टीम रेडी होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऑफिसर लेड आर्मी है। तो अगर 10 जवान का भी एक टीम जा रही है ऑपरेशन के लिए, 5 जवान की भी जा रही है, तो उसमें एक अफसर जरूर जाएगा। और क्योंकि ऑफिसर्स की बहुत डेफिशिएंसी है, तो राष्ट्रीय राइफल्स में नॉर्मली एक कंपनी में एक ही ऑफिसर होता है। तो आपके कंपनी एरिया में कुछ भी हो रहा है, आप हमेशा ऑपरेशंस पे जाते हैं। तो एज ए ऑफिसर आपकी एक टीम रेडी होती है, जो सबसे बेस्ट सूटेड जवान होते हैं, उनको लेके आप रेडी रहते हैं ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने अपनी टीम को रेडी किया, एंड मेरी टीम बहुत अच्छे जवान और ऑल ओवर इंडिया के जवान थे, बिहार रेजिमेंट के और आर्मड के, ऑल जनरली राजस्थान के ज्यादा जवान थे मेरे पास, और सारे के सारे फिट। मैंने बोला एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी कि आज मौका मिलेगा। एंड उसके बाद हम अपनी टीम लेके गए। पहाड़ में जब आप जाते हैं तो टेररिस्ट के पास भागने के बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो सिर्फ एक टीम या 10 जवान को लेके आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं से भी भाग सकता है। आप नहीं चाहते कि कोई भी टेररिस्ट आपके एरिया से वहां से भागे, तो बाकी ऑफिसर्स, बाकी कंपनीज, बाकी टीम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सारी टीम्स आप जाते हो, आप स्टेल्थली जाते हो कि कोई मतलब वो जो टेररिस्ट ऊपर बैठा है वो आपको देख नहीं पाए, कोई सिविलियन भी नहीं देख पाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, वरना कोई भी जाके इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और आप अनडिटेक्टेड वहां जाते हैं। तो हम जैसे ये ऑपरेशन हुआ तो हम वहां पहुंचे, और एक ढोक थी। बेसिकली जब वहां पहुंचे तो हमने देखा 3 ढोक हैं, और 2 ढोक्स में फैमिली है, और एक ढोक में टेररिस्ट है। अब आपको नहीं पता किसमें किसमें है और किसमें नहीं है, और ये तीनों चिपके हुए हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे एक बिल्डिंग में 3 अपार्टमेंट हो एक लाइन से। अपार्टमेंट बड़ा होता है, रूम साइज, छोटे छोटे ढोक वो एक साथ हैं, और वो कच्चे होते हैं। तो कभी ये भी रिस्क होता है कि अगर आपने
कोई बड़ा वेपन फायर करा, जैसे मान लीजिए आपने रॉकेट लॉन्चर मारा, तो वो हो सकता है तीनों घर में से बाहर निकल जाए, तीनों ढोक में से। तीनों खत्म हो जाए। हाँ, तो उसमें कुछ भी लॉस हो सकता है। तो आप बहुत केयरफुली ये सब चीजें, यही आता है आपके एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू कि आप किस तरीके से तैयारी करके जा रहे हो। एंड एक चीज और होती है कि जब आप कॉर्डन करते हो तो आपकी टीम उन ढोक्स के चारों तरफ लगी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने टारगेट मिस किया तो गोली कहां जाएगी आगे। अगर रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट हमने मिस करा तो वो राउंड कहां जाने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें देख के आप ऑपरेशन को प्लान करते हो और एग्जीक्यूट करते हो। तो हम वहां पहुंचे, वहां चढ़ने में हमें करीब 8 घंटे का समय लगा उस पहाड़ी पे चढ़ने में। एंड ये बड़ी फनी सी स्टोरी है कि हमें पता है, पक्की खबर है हमारे पास कि वहां वो टेररिस्ट हैं और हम नहीं चाहते कि हम डिटेक्ट हो। हम सब ने अपनी वर्दी के ऊपर से फिरन, एक फिरन होता है कुर्ते जैसा जो कश्मीर में लोग पहनते हैं, हम ओवरसाइज फिरन रखते थे, हमने वो फिरन पहने। मैं एक अफगान टोपी पहना करता था, वो रोल करके वो अफगान टोपी पहनी। सिविल बस ली हमने, उनके ड्राइवर्स को अंदर छोड़ा, उनसे गाड़ी ली, हम वो सिविल बसेस में बैठ के वहां पहुंचे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूट से, और जवानों को लिटा के हम लेके गए कि किसी को दिखे नहीं। वहां पहुंचे जहां भी हमें पहुंचना था, वहां पहुंचे और वहां से हमने चढ़ना शुरू किया। हम प्राइमरीली 3 टीम्स लगे हुए थे, 3 ऑफिसर्स थे हम। हमारी तीनों की टीम्स अलग अलग जगह से गई, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग टाइप की गाड़ियों से गई, और वहां से हम अलग अलग चढ़ रहे हैं। अब ये हमारी ट्रेनिंग यहां पे काम आती है कि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन, अगर एक टीम पहले पहुंच गई और 2 टीम रह गई तो टेररिस्ट को अगर पता चला वो भाग जाएगा। तो अगर गलती से कांटेक्ट हो भी जाए हमारे डिसाइडेड टाइम से पहले, तो भी हम जगह पे होने चाहिए कि तब भी वो टेररिस्ट भाग नहीं पाए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती से फायर नहीं होना चाहिए। आप सबके पास वेपन्स है, हर किसी के चैम्बर में राउंड है। एक जरा सी गलती ट्रिगर के ऊपर उंगली दबी और फायर, और टेररिस्ट उड़ जाएगा। तो आप वहां पे जाते हो, तो ये सब चीजें बड़ा केयरफुली आप डिजाइन करते हो। एंड वहां पे पहुंचने के बाद आप अपनी पोजीशन में आते हो। हम कॉल साइंस अपने रखते हैं, हम ये डिसाइड करके रखते हैं कि कब हमें फायर करना है। तो उस दिन जब हम वहां पहुंचे तो हमारा डिसाइडेड था कि थोड़ा दिन निकल आएगा उसके बाद हम फायर करेंगे, क्योंकि वहां पे सिविलियंस है, कोई सिविलियन को हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां से टेररिस्ट पहले निकल आया उस घर से बाहर, और उसको कुछ मूवमेंट दिखा और उसने फायर कर दिया हमारी एक टीम के ऊपर। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट आपको फायर करना है। तो हमने बहुत पेशेंटली उस ऑपरेशन को किया। तो सबसे पहले जो टेररिस्ट था जिसने हमसे फायर किया हमारे ऊपर, सबसे पहले हमने उसको मारा। उसको एक हमारी टीम में से किसी ने एक पॉट शॉट मारा एंड डाउन। उसके बाद हमने वेट किया, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कितने सिविलियंस हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है आप बिल्कुल टोटल साइलेंट होते हो, कोई आवाज नहीं होती, चीख भी नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आप छींकना दूर है, आप खुजली भी नहीं कर सकते, उसकी बहुत आवाज होती है। जब आप ने विंटर गियर पहना होता है, जैकेट्स वगैरह, मूवमेंट से मूवमेंट से आवाज होती है, राइट। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फायर हुआ, उसने फायर करा, हमने फायर करा, वो टेररिस्ट वहां मरा, एंड एवरीथिंग इज क्वाइट। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट। उसके थोड़ी देर बाद जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो एक दूसरा टेररिस्ट ने वहां से इशारा करके बाहर आया, ये चेक करने के लिए हम हैं कि नहीं। इस बार हमने फायर नहीं किया, हम रुक गए। शायद वो टेररिस्ट भी थोड़े कंफ्यूज थे कि दोनों तरफ से फायर हुआ है या सिर्फ उसने फायर किया या क्या हुआ, कौन है, कितने लोग हैं, उनको कुछ कोई भी नहीं आइडिया पता। नहीं है, राइट। तो यहां पे वो टेररिस्ट आता है, वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, फिर वो एक गांव जो उसमें ढोक में जो लोग रह रहे थे उसके एक बुजुर्ग को भेजता है। नाउ यहां पे आपका डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टेररिस्ट आ गया, लेकिन जो दूसरा आया क्या वो टेररिस्ट है हमें नहीं पता, क्या हमें फायर करना चाहिए, वो सिविलियन हो सकता है। तो आपको वो जजमेंट करना होता है। आप वेपन्स के साथ, आप सोचो पूरी टीम, सब लोग अपने वेपन्स के साथ हैं, सबके चैम्बर में राउंड है, सबकी उंगलियां उनके ट्रिगर के ऊपर है। एक जरा सी गलती, अब जैसे AK-47 जैसा वेपन है, आप ट्रिगर दबाओ पूरी 30 गोली निकलती है अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो। यहां पे आपकी ट्रेनिंग और आपका जजमेंट काम आता है कि आप कितना जुडिशियसली उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। वो दूसरा बुढ़ा आया, बुजुर्ग आया, उनको गांव बूढ़ा कहते हैं। तो वो आए बाहर, हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि ओके ये एक सिविलियन है। हम सब शांत बैठे रहे।
उसको आगे भेजा, आगे आया एंड वो आगे आके उसको बोला होगा घूम के जाने को, वो करा, ही वेंट बैक इन। थोड़ी देर के बाद कोई मूवमेंट नहीं, अब आपको पेशेंटली बैठना है और यहाँ पे रात खत्म हो रही है, दिन आने वाला है, कितना भी घंटे लग सकते हैं, कितना भी घंटे, दिन लग जाते हैं। दिन लग जाते तो अभी आप वहां पे बैठे हो, आप सिर्फ पेशेंटली ये ऑब्जर्व करते हो कि अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो रहा है, और एम सिर्फ एक है, मिनिमाइज द कोलेट्रल। हम किसी सिविलियन को हर्ट करना नहीं चाहते, हम उन ढोक्स को, भैक्स को तोड़ना नहीं चाहते, वरना टेररिस्ट को मारना तो बहुत ईजी है। उसके बाद में हम वहां वेट करते हैं पेशेंटली एंड थोड़ी देर बाद वो जो बुजुर्ग थे वो फिर से आगे आते हैं और आगे चल के आए और वो थोड़ा सा तेज स्पीड में हमारे क्रॉस करके निकल गए। जब क्रॉस करके निकले तो मैंने अपने एक जवान को बताया हुआ था, उन्होंने पकड़ा उसको और बिठा लिया पास में और पूछा कि अंदर क्या है। बोलता साहब सिर्फ मैं सिविलियन था, बाकी वहां पे 3 टेररिस्ट बैठे हुए हैं अंदर, एक आपने मार दिया, 3 अंदर बैठे हुए हैं। कोई सिविलियन है, कोई बच्चा है? उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा वेरी गुड, थैंक यू। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है एंड उसके बाद हमें पता था, तो जो थोड़ी सी एक विंडो थी, एक दरवाजा था, हमें पता था कहाँ से एम लेना है। और फिर उसके बाद हमने जब फायर ड्रॉ करने के लिए फायर कराया, फिर टेररिस्ट ने हम पे फायर किया एंड दैट वाज एंड ऑफ देम। तो वो आए और उनको जहां जाना था फिर उनको वहां भेजा एंड फिर एक एक करके वो तीनों टेररिस्ट हमने मारे। और काफी फायर आ रहा था, बहुत क्लोज था और हमारे ऊपर ये भी प्रेशर था उस टाइम पे कि दिन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कवर बहुत लिमिटेड था। जो दिख रात में तो जाओगे, काम कर रहा था, विजिबल हो जाएगा, हम विजिबल हो जाएंगे तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे, हम एक बिगर टारगेट, ओपन टारगेट हो जाएंगे, तो हमारे भी लॉसेस हो सकते हैं। सो जब आप कोई भी ऑपरेशन प्लान करते हो एज अ मिलिट्री लीडर किसी भी लेवल पे, आपका बैक ऑफ द माइंड ये जरूर होता है कि हाउ शुड आई कीप माई टीम सेफ, हाउ शुड आई कैरी आउट दिस ऑपरेशन स्विफ्ट, बिकॉज आपकी टीम आपकी स्ट्रेंथ है। तो जब एक जवान या एक ऑफिसर, एक आदमी जाता है, उसके साथ उसका वेपन भी जाता है, उसकी फायर पावर भी जाती है, तो आप उतना ही कम होते जाते हो दुश्मन से लड़ने के लिए, जो आप कभी भी नहीं चाहोगे एज अ मिलिट्री लीडर। तो इस तरीके से वो ऑपरेशन किया। तो इसमें बड़े सारे चैलेंजेस थे। सिविलियन है अंदर, सिविलियन नहीं मरना चाहिए, हम अगर दिन हो जाएगा तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट जो बैठा है वो कहीं से भाग नहीं जाए। जो टीम्स है एक बड़े पहाड़ के ऊपर जिसको चढ़ने में 8 घंटे लग रहे हैं, आप उसको चढ़ के जा रहे हो और आप इंश्योर कर रहे हो कि 3 अलग अलग रास्तों से फौज आ रही है और कोऑर्डिनेशन सब कोऑर्डिनेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसे होते हो तो रेडियो सेट्स पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि रेडियो सेट्स ज्यादातर लाइन ऑफ साइट पे काम करते हैं और आप लाइन ऑफ साइट सीधी लाइन में नहीं होते, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्योंकि आप ऐसे अलग 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 जगह यस। तो इस टाइप के चैलेंजेस, उस टाइप का एक्सर्शन, एंडोरेंस, और उसके बाद आपको स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए एनडीए में रगड़ा होता है। इसके अलावा कोई आपके लिए कोई नियर टू डेथ या हॉरिफाइंग इंसिडेंट, क्योंकि वो तो और डेली लाइफ में भी होते होंगे, आर्मी ऑफिसर्स के होते हैं, बट एक ऐसा जो आपके लिए सबसे ज्यादा ऐसे था एक्सट्रीम? वेल देखिए, हर ऑपरेशन एक्सट्रीम ही होता है। हाँ, जैसा अभी आपने बताया, हर ऑपरेशन पे जब हम जाते हैं हमें नहीं पता होता हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि हम सही सलामत वापस आए, सबको सही सलामत लेके आए, बट यू नेवर नो, रिस्क है। और हम तो अपने कैलकुलेशन में भी वॉर वेस्टेज रेट रखते हैं कि कुछ सामान, कुछ इक्विपमेंट, कुछ इंसान लौट के नहीं आएंगे, बट दैट इज ऑल बुक। पर जब आप ग्राउंड पे आते हो तो बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं। तो जैसे ऑपरेशन के दौरान, मतलब वाइल यू आर फायरिंग, वाइल एनिमी इज फायरिंग, तब कभी ऐसा फील नहीं हुआ। जैसे मैं आपको एक ऑपरेशन का बताता हूँ कि एक ऑपरेशन में हम बैठे थे, मैं और मेरा बडी, हम साथ में बैठे थे और एक छोटा सा पत्थर था, उसका हमने कवर लिया हुआ था। सामने से टेररिस्ट आए और फायर शुरू हुआ। मैं लेटा हुआ था, लेट की पोजीशन में मैं फायर कर रहा हूँ और वो सामने टेररिस्ट था, वो नीलिंग पोजीशन एक होती है, नीलिंग पोजीशन में बैठ के वो एम लेके मेरी तरफ फायर कर रहा है, मैं एम लेके उसकी तरफ फायर कर रहा हूँ। उसमें हमने टेररिस्ट मारे, रात खत्म हुई, दिन आया, हमने फिर टेररिस्ट को चेक किया। तो वो जो, मैं इसका बीच में आपको बताता हूँ क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, जब वो दुश्मन सामने बैठा होता है ना टेररिस्ट, और वो आपकी तरफ एम करके फायर कर रहा होता है, तो अंधेरी रात में भी आपको वो समझ में आता है कि कौन बैठा है। एक इंसान है जिसने राइफल आपकी तरफ करी हुई है और उसकी AK-47 से गोली निकल रही है, उसकी फ्लैश
आपकी आंखों में आ रही होती है, उसकी चमक आपकी आंखों में आ रही होती है और आपको दिख रहा होता है कि गोली कहां से आ रही है, राइट? और मुझे लग सकती है। और मुझे कभी भी लग सकती है, और मैं भी उस टाइम पे उसके ऊपर फायर कर रहा हूं। तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब आपको लगता है कि बीच की दूरी ना, मतलब कुछ मैजिकल सा लगता है कि बीच की दूरी गायब हो गई है और हम खिंच के पास आते जा रहे हैं। जैसे आप किसी दूर कोई लाइट को आप देखो तो ऐसा लगता है ना लाइट पास आ रही है, तो ऐसे वो जब गोलियां चल रही होती हैं तो उसकी बैरल से जो फ्लैश निकल रहा है ना, वो ऐसे आपको लगता है कि आपके पास आता जा रहा है। उसके बाद वो ऑपरेशन खत्म होता है, तब आप सोचते हो कि इट वॉज क्लोज। पर जब आप सुबह उठ के देखते हो कि वो गोलियां लगी कहां हैं, तो आपको लगता है कि शायद कोई चमत्कार था, भगवान ने कुछ किया, जो गोलियां मेरे चारों तरफ लगी और मेरे मुंह पे एक भी नहीं लगी। पर ये थॉट्स, क्या सबका अपना अपना होता होगा, मुझे हमेशा ये थॉट्स थोड़ी देर बाद आए कि क्या हो सकता था। उस टाइम मुझे मेरी टीम, मेरा हथियार और सामने दुश्मन, मुझे इतना ही दिखा। और मेरी ट्रेनिंग कहती थी कि उस टाइम पे मेरा एक ही काम था, दुश्मन पे इफेक्टिव फायर डालना, जो मैंने किया। ये आपकी ट्रेनिंग है। मेरे को जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये भी आपकी ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा, बट स्टिल वी आर ह्यूमन, है ना? तो ऐसे सिचुएशंस होते होंगे कि सामने कभी-कभी कोई लॉस हो गया, है ना? आपका कोई आपके साथ आया था, एक कोई आपके जो ग्रुप में था और वो इंजर्ड है या फिर उसकी डेथ ही हो गई है। तो उस टाइम मेंटली आप लोग कैसे हैंडल करते हो सिचुएशंस को? एक ऑपरेशन था, जब मैं, एक टाउन है कंगन, मैं वहां का टाउन कमांडर होता था, नॉर्थ कश्मीर। एक ऑपरेशन था जिसमें 4 टेररिस्ट एक घर के अंदर छुपे हुए थे। तो वहां पे एक नदी है, सिंध नदी, सिंध रिवर के अक्रॉस एक घर में 4 टेररिस्ट थे। हमें इंफॉर्मेशन मिली, हम वहां गए, हमने उनको चेज करा, चेज करके वो एक घर में घुसे और हमने उसको कॉर्डन करा। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एम क्या है, अब टेररिस्ट वहां पे है, हमें कंफर्म हो गया है, अब वो वहां से निकलना नहीं चाहिए। वो सरेंडर करेगा तो ठीक है, अगर वो गोली चलाएगा तो वो मरेगा, सिंपल। राष्ट्र राइफल्स का सिंपल एम है टेररिज्म को कंट्रोल करना, खत्म करना, और जिसके लिए जरूरी है टेररिस्ट को खत्म करना। तो अगर जब टेररिस्ट तक है, वो खत्म नहीं होंगे, आपका मिशन खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, सिंपल। तो जब तक एक भी टेररिस्ट है तब तक हमारा मिशन है। तो यहां पे ये टेररिस्ट अंदर होते हैं और हमने उनको कॉर्डन करा हुआ था। उसी टाइम पे हमारे साथ, जब आप बिल्टअप एरिया में ऑपरेट करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं वहां पे। मैंने उनके साथ बहुत ऑपरेशंस किए हैं, स्पेशली एसओजी की टीम तो लगभग हमारे साथ हर जगह ऑपरेशंस में ऐसे में जाती है। तो एसओजी की टीम भी लगी हुई थी, हम लोग भी लगे हुए थे, और पुलिस ऑफिसर्स भी थे हमारे साथ। तो हमारा अपना कोऑर्डिनेशन चल रहा है वहां पे। मुझे नहीं पता किसका डिसीजन था, बट एक ड्रिल होती है जिसको बोलते हैं हाउस क्लियरेंस। वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान हाउस क्लियरेंस के लिए उधर गए उस घर की तरफ, और टेररिस्ट ने उनको दूर से देखते ही फायर कर दिया। एक जवान की गोली लगी, लेकिन वो वहां से रोल करके बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहा। दूसरा जो जवान था उसके गोली लगी और वो वहां से हिल नहीं पाया, तो उसने भी टेररिस्ट पे फायर किया। बहुत बहादुर था, और टेररिस्ट ने भी उसके ऊपर फायर किया, लेकिन वो डिसएडवांटेज पोजीशन में था, उसकी ऑलरेडी गोली लगी हुई थी और टेररिस्ट ऊपर थे घर से। उन्होंने फायर किया, वो उस जवान की वहां पे डेथ हुई। अब उसके बाद देखिए, आपके साथ चल रहा था इस ऑपरेशन में, हम कई दिन से उन टेररिस्ट को ढूंढ रहे थे। तो जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके साथ खा रहा है, आपके साथ बैठा है, आप बीच में हंसते मुस्कुराते भी हो, ह्यूमन बीइंग्स है, राइट? आप साथ बैठ के खाना भी खा रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे होते हो। तो मुझे याद है कि उससे 2 दिन पहले शाम के टाइम मैं एसओजी की पूरी टीम से मिला था और मैंने उनसे बात करी थी। उस जवान से भी मैंने बात करी, मैंने उससे पूछा उसकी फैमिली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, वो सारी चीजें मैंने सुनी। और आज मैं ऑपरेशन में आता हूं 2 दिन के बाद, और मेरी आंखों के सामने दिन में उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई है, और टेररिस्ट इतना फायर डाल रहे हैं कि मैं जाके उसकी बॉडी को उठा नहीं सकता, उठवा नहीं सकता वहां से, मैं उसको पुल आउट नहीं कर सकता। ये सिचुएशन आ जाती है, मैं उसकी हेल्प करने नहीं जा पा रहा हूं, हम फायर कर रहे हैं पर वो सिचुएशन आ जाती है, उसकी बॉडी मेरी आंखों के सामने है, और आपको ऑपरेशन भी कंटिन्यू रखना है। ऑपरेशन कंटिन्यू करना है। सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं,
उस समय मेरे मन में एक ही थॉट था, चाहे इसको कोई गलत समझे या सही समझे, जिसने मेरा एक साथी मारा है वो जिंदा नहीं जाएगा। सही बात। एंड ऑफ द स्टोरी। मैं 1 गोली चलाऊं, मैं 100 गोली चलाऊं, मैं 10,000 गोली चलाऊं या मैं 1 लाख गोलियां चलाऊं, मैं रॉकेट लॉन्चर चलाऊं, मैं 51 mm मोर्टार चलाऊं, मैं कुछ भी चलाऊं, या मैं मोलोटोव कॉकटेल से उस घर को जलाऊं, मैं कुछ भी करूं, जिसने मेरा साथी मारा है वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। और फिर हमने उसके आगे वो ऑपरेशन करा। देखिए, आप रो नहीं सकते क्योंकि आपके कंधे पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। सिर्फ जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि एक जवान की डेथ हो गई, जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो टेररिस्ट मारने हैं, जिम्मेदारी अब ये भी है कि उस जवान के शरीर को उसके घर तक भी पहुंचाना है। उसने जो बलिदान किया है यहां पे, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो यहां पे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गया था, वो यहां पे उन टेररिस्ट को मारने के लिए गया था। तो उसका जो एम था, उसका जो सेक्रीफाइस है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो नहीं मार पाया, मेरा भाई नहीं मार पाया, मैं मारूंगा, खाली नहीं जाएगा वो टेररिस्ट। यहां उसका आज लास्ट दिन है, वो यहां और मरेगा। ज्यादा ये एग्रेसिव कर देता है, जोश बढ़ा देता है जब ऐसा कुछ होता है, इमोशनल होने की जगह। इमोशनल होके रोके आप क्या करोगे? रोना नहीं है, टास्क कंप्लीट करना है। टास्क के लिए तो उसने अपनी जान दी। उसकी जान क्यों गई? टास्क के लिए गई। शहीद हो गया। वो शहीद हुआ इन टेररिस्ट को मारने के लिए ना। ठीक है, वो नहीं मार पाया, हम मारेंगे, टास्क पूरा होगा। इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सोल्जर डाइज, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? देखिए, अनफॉर्चुनेट होता है, हम्म। लेकिन वॉर है, होगा, कोई भी जा सकता है। जब मैं ऑपरेशंस में था, जहां मैंने आपको बताया कि पुलिस का जवान एक शहीद हुआ, वहां मैं भी हो सकता था। नाउ अब पॉइंट क्या आता है? तो जब किसी ऑपरेशन में किसी जवान ऑफिसर की, किसी की डेथ अगर हो जाती है, तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है उसके बाद। तो जैसे सबसे पहले एक आर्मी के डॉक्टर होंगे जो उनको चेक करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि उनकी डेथ हो चुकी है। अगर उनमें सांस है, कोई स्कोप है बचाने का, तो आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं, दे विल डू व्हाटएवर दे कैन डू टू सेव हिज लाइफ। पर अगर वो सेव नहीं कर पाए, तो एक प्रोसेस होता है कि हम उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं, और उस तरीके से उनकी फैमिली को, जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं एनओके, उनको हम फोन करते हैं और फोन करके बताते हैं कि इस तरह की ये घटना हुई है और ऐसे करके हुआ है। फिर उसके बाद जो ऑपरेशनल डेथ्स होती हैं, या जैसे आपने मार्टेर बोला, तो उनकी बॉडी को एक कैस्केट में प्रॉपर रखा जाता है। उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान किया है, उनके ऊपर तिरंगा से उनको सजाया जाता है। और जहां भी मिलिट्री स्टेशन में वो हैं, वहां के जो भी सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर अवेलेबल हैं, वो वहां जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं, और उसके बाद उनका सारा सामान और उनकी बॉडी को पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनके होम टाउन भेजा जाता है, जहां उनका घर है। तो जिस भी शहर में है, वहां की सिविल अथॉरिटीज को और जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं, उनको मैसेज पहुंचाया जाता है कि इस तरीके से हमारे एक शहीद की बॉडी वहां पे आ रही है। और वहां पे पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पे है, वो उनका राजकीय सम्मान जिसको बोलते हैं, एंड मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका क्रीमेशन या लास्ट राइट्स करते हैं। उनके गांव, उनके घर जाया जाता है, पूरा एक मिलिट्री की टीम जाएगी जो उनको सल्यूट करेंगे, और पूरा प्रोसेस वहां पे फॉलो किया जाएगा। उनकी फैमिली को वहां पे इन्वॉल्व होती है, फैमिली, उनकी फैमिली को उनका सामान, उनका शरीर और तिरंगा उनको हैंड ओवर किया जाएगा, और उन्हें बताया जाएगा कि आपके बेटा फ्री नहीं गया है, वो देश के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान करके गया है। ही हैज मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन द सर्विस ऑफ द नेशन। कि आप इसके शरीर पे रोना नहीं, फक्र करना कि आपका बेटा वहां जाके वो काम करके आया जिससे आप और हम यहाँ पे सेफ हैं। और इस तरीके से फिर उसके लास्ट राइट्स होते हैं। ये तो प्रोसेस इसमें आर्मी ऑफिसर्स इस तरह से उनको कंसोल भी करते हैं कि उनको देखिए, समझाया जाता है।
देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मिल गई, आजादी को बरकरार भी तो रखना है, तो खून तो आपको रोज देना पड़ेगा। राष्ट्र एक पौधे की तरह है, आपको पानी देना पड़ेगा। एक दिन पानी दिया था से काम नहीं चलेगा, आपको रोज जरूरत पड़ेगी। रोज जरूरत पड़ेगी कि देश के बेटे बेटियां ऐसे होने चाहिए जो देश के लिए खून दे सकें, तभी देश चलेगा, वरना बाकी सब कहानी है। इसी में एक तो यह आपने बात करी, जैसे अगर आज के टाइम की और जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो अभी मुझे लगता है कि जैसे हमारी जो नई जनरेशन है वो दूसरे रास्ते पे है या कहीं ना कहीं एडिक्टेड है फ़ोन से और चीज़ों से। जेन ज़ी है, आज सबको अच्छी-अच्छी जॉब करनी है, लग्ज़रियस लाइफ़ जीनी है। तो कैसे ये मोटिवेशन बरकरार रखी जाए कि लोग नेशनल सिक्योरिटी को भी इतना सीरियसली लें और आर्मी जॉइन करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं काफ़ी कॉलेजेस वगैरह में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। बच्चे बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, वो सही रास्ते पे हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो टेक्नोलॉजी को इंडियन यूथ, जो अभी टीनेजर्स है ना, वो टेक्नोलॉजी को इतना फास्ट पकड़ रहे हैं कि कभी-कभी मुझे लगता है मैं किसी टीनेजर से पूछूं तो वो मुझे अच्छे सॉल्यूशंस बता देगा। सो टेक्नोलॉजी के बिना आपका काम नहीं चलेगा, और मिलिट्री में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते कि जितना कुछ बाहर एप्स और वो सब आप देखते हो, वो सारी टेक्नोलॉजी के ओरिजिनल फॉर्म्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अंदर आर्म फोर्सेस के होती है। तो अगर एक टेक सेवी बच्चा है तो उसके लिए भी आर्म फोर्सेस में बहुत जगह है, बहुत जगह है। जो बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है पर हाँ एप्स वगैरह को सबको यूज करना अच्छे से समझता है, उसके लिए भी बहुत जगह है। और यूथ मोटिवेटेड है। आप देखोगे कितने बच्चे हमें मैसेजेस करते हैं, कितने कॉल्स आते हैं, कितने बच्चे हमारे पॉडकास्ट को, रील्स को, उनको देखते हैं। आप इंडियन आर्मी लिख के देखिए और आप देखेंगे कि हर जगह मिलियंस में लोग देख रहे हैं। तो यूथ इंटरेस्टेड है, सिर्फ उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर यूथ इंटरेस्टेड है, यूथ इंटेलिजेंट है। और टेक्नोलॉजी में बुराई क्या है? अच्छा है ना। आप एक नया स्किल सीख रहे हो, उसको यूज करेंगे, उसको यूज Right. करेंगे, देश की सेवा के लिए यूज करेंगे। तो यूथ मोटिवेटेड है, और जो मोटिवेटेड नहीं वो यूथ किस बात का। बिल्कुल। 1-2 क्वेश्चन मैं आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली से रिलेटेड भी पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि जो फैमिली है उसका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑफिशियल के लिए, है ना? हमारे लिए फैमिली सब कुछ है। अगर मुझे पता है कि घर पे मेरी फैमिली सब सँभाल लेगी, तो मुझ में एक अलग मोटिवेशन रहेगा। वरना फैमिली तो फैमिली है, थोड़ी बहुत टेंशन तो होती होगी। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बताइए। देखिए, जो त्याग या बलिदान आर्म फोर्सेस पर्सनल दे रहे हैं, उनसे ज्यादा ही शायद उनकी फैमिलीज दे रही हैं। क्योंकि जो आर्म फोर्सेस में है वो रोज घर नहीं आ रहा है। जो उसकी फैमिली को कभी जरूरत पड़ती है, जैसे छोटा सा एग्जांपल कि किसी के बच्चे को, छोटे बच्चे को बुखार आ गया, तो उसके मम्मी पापा लेके उसको भागते हैं हॉस्पिटल। हमारे केसेस में सिर्फ मम्मी लेके भागती है क्योंकि पापा कोई और बड़े रोल निभा रहा होता है। देखिए, किसका सेक्रीफाइस ज्यादा किसका कम, ये बातों में तो हम कह सकते हैं पर तोलना बड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, जब एक 21-22 साल का, 25 साल का लड़का जब बॉर्डर पे उसकी जान जाती है और एक 20-22 साल की लड़की विधवा होती है, तो कष्ट तो होता है। तो हमें नहीं पता कि किसका सेक्रीफाइस ज्यादा है, उसका जिसने अपनी जान दी या उसका जिसने अपना पति दे दिया इतनी छोटी सी उम्र में, या वो बुजुर्ग माँ जिसको बेचारी को कम दिखता है और उसका बेटा चला गया इकलौता। किसी के बुढ़ापे का सहारा, किसी एक छोटा बच्चा जो अभी जानता ही नहीं कुछ, राइट? बहुत छोटा सा बच्चा, वो अपनी जिंदगी में अपने पापा को कभी देखते नहीं है। तो किसका सेक्रीफाइस ज्यादा है, बहुत मुश्किल है कहना। बट सैक्रिफाइस है, सेक्रीफाइस है, बहुत है। बिल्कुल है, बहुत है। और बहुत सारी, हो सकता है ये बात को बहुत वीर नारियां सुने जिन्होंने अपने सुहागों को देश पे निछावर किया है,
तो मैं उन सबको नमन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बहनों, अगर आप जैसे नहीं होते तो देश भी नहीं होता। बिल्कुल, यही मैंने बात कही कि वो सपोर्ट भी तो कितना ज़रूरी है ना पीछे से, एब्सोल्युटली। बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पोज़ीशंस में गवर्नमेंट क्या-क्या बेनिफिट्स देती है फैमिलीज़ को और उनके लोगों को? ओके, मैं बेनिफिट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक पे मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई जवान या ऑफिसर कोई भी, अगर वो ऑपरेशन में जिसकी डेथ होती है, उनको या उनके नेक्स्ट ऑफ किन जो भी होंगे, उनको लाइफ लॉन्ग उस जवान की पूरी सैलरी मिलती है। और अगर आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो उस गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड भी एक पेंशन होती है, एक सर्टेन अमाउंट होता है जो भारत सरकार की तरफ से आपको मिलता है। और उसके अलावा अगर आप लकी हैं तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ कुछ पैसे देती हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट टेक केयर करती है। लेकिन उससे बड़ी एक चीज है, जब आप एक शहीद का परिवार होते हैं ना, तो आप एक शहीद का परिवार होते हैं। वो ऑनर वो ऑनर, वो डिग्निटी, वो आपकी इज्जत का किसी और चीज से मोल तोल नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में वो एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज पॉइंट है कि आप एक शहीद के परिवार हैं। जी, बिल्कुल। और आपने बहुत अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, तो पहले तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है, ठीक है? और आपने अर्ली लिया क्योंकि आपको इंजरीज हुई, देन आपने एक न्यू वेंचर शुरू किया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप बताइए कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है, मतलब रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ होती है? ओके, सो आर्मी में जहां बहुत सारे रिस्क होते हैं, वहां बहुत सारी प्रिविलेजेस भी होती हैं। और सबसे बड़ी प्रिविलेज होती है कि आप वर्दी पहनते हैं। वर्दी पे चमकते हुए सितारे लगे होते हैं और आप एक बड़ी इज्जत के साथ आप सीना चौड़ा करके आज आप रोज ऑफिस में जाते हैं या बैटलफील्ड में जाते हैं। लेकिन जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो सडनली दुनिया चेंज होती है। और स्पेशली लाइक मेरे जैसे लोग के 32-33 साल में आप फौज से बाहर आ गए, तो अभी आपके कोर्समेट्स, आपके बैचमेट्स, तो वो अभी जॉब स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और आप ऑलरेडी एक परमानेंट प्रोफेशन से आप रिटायरमेंट लेके बाहर आ गए। सडनली दुनिया चेंज हो जाती है एंड आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर आपकी आदत और आपके जो तौर तरीके होते हैं लाइफ के, बहुत डिसिप्लिन्ड हो चुके होते हैं। आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और आप सडनली जब सिविल में बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं 10 मिनट में आपसे मिल रहा हूँ और आप 1.5 घंटे बाद पूछते हो भाई साहब कब आओगे। सो एक वो सी चेंज है, वो होता है। एंड फिर जैसे मेरे केस में कि मैं कॉर्पोरेट में चला गया एंड आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलता है, पर एक वो एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट होता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट होता है। क्योंकि जो आपने बिल्कुल एक यंग एज में जिसमें आपने अडाप्ट कर लिया, मतलब 18 साल की उम्र से ही आपने वो चीजें अपने अंदर अडाप्ट कर लिया, अब वो उससे चेंज लाना मुश्किल हो जाता है। मैं कहूँगा मुश्किल नहीं, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मेरे साथ के, मेरे सीनियर्स जूनियर्स, जिन्होंने ऐसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिए, वो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था एक अमेरिकन कंपनी में। और लेकिन मुझे लगा कि रिवॉल्विंग चेयर बहुत कोजी होती है और मैं अगर ज़्यादा देर बैठूंगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगा, और अभी मैं उस एज ग्रुप में नहीं आया कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊं। और शायद जिस तरह के मैंने ऑपरेशंस किए, जहां मेरे टेन्योर्स रहे आर्मी में, तो मुझे कश्मीर से, पहाड़ों से, पर्वतों से बहुत लगाव है। इसलिए मैंने अपना वेंचर शुरू किया, ग्रिट एंड ज़ील एडवेंचर्स। इसमें हम उत्तराखंड और कश्मीर में प्राइमरीली अभी काम कर रहे हैं। और मैंने देखा काफ़ी कि लोग एडवेंचर ट्रैक्स पे जाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए। तब मुझे एक ख्याल आया कि एडवेंचर की अगर हम बात करें और स्पेशल फोर्सेस की बात नहीं आए, इंडियन आर्मी की बात नहीं आए, तो कुछ अधूरा है। तो हमने अपना काम शुरू करा एडवेंचर एक्सपीरियंस। सो हम आपको ट्रैक पे लेके जाएंगे, हम आपको वहां पे एडवेंचर कराएंगे, आपको रिवर क्रॉस करवाएंगे, आपको पुले पे क्रॉस करवाएंगे, लेकिन
वो रोप आप खुद बांधेंगे। हम आपको रॉक फेस पे चढ़ाएंगे, वो रोप आप खुद फिक्स करेंगे। हम आपको रैपलिंग करवाएंगे, वो रोप बेस आप खुद बनाएंगे। हम कैजुअलिटी इवैक्यूएशन आपको सिखाएंगे। हम आपको बिना खाने के जंगल में खाना बनाना सिखाएंगे। हम आपको बिना किसी चीज के एक छोटे से मटेरियल के साथ आग जलाना सिखाएंगे, खाना बनाना सिखाएंगे। सो बेसिकली आपको हम सिर्फ जंगल में ले जाके थकाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, हम आपको वहां एक नई चीज सिखाना चाहते हैं। सरवाइव कैसे करना है वहां पे। एग्जैक्टली बेसिकली इससे थोड़ा और ऊपर हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, हमारा माइंडसेट क्या है, वो वॉरियर माइंडसेट क्या होता है, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या होता है, नेवर आउट ऑफ फाइट क्या होता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना टास्क पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे पूरा करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सफलता पाके रहूंगा। ये जो माइंडसेट है, ये जो एटीट्यूड है, हम चाहते हैं कि लोग आए और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स के साथ, इंडियन आर्मी वेटरन्स के साथ आप बैठ के देखो तो सही हम सोचते कैसे हैं, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक ऑफिस में हैं, एक स्कूल में स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ हैं और सब चीज को एक जैसे नजरिए से देख रहे हैं। एक बार आके देखिए हम किस नजरिए से देखते हैं। आके देखिए रात को चलते हुए पेड़ कैसे दिखते हैं। आप आके देखिए जहां कोई नहीं होता वहां आपको लोग कैसे दिखते हैं। आप आके देखिए एक चिड़िया की आवाज से भी कैसे डर लगता है। और आप आके देखिए कि फ्रोजन नाले को खोद के आप नीचे बहते हुए पानी में से पानी पी सकते हैं। वो एक्सपीरियंस मिले और आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी ने करा, आप भी कर सकते हो। आके एक्सपीरियंस तो करो, अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, हमारे साथ चलो, जंगल बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल। तो वहां पर आप लोग साथ में जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं पूरा। इसका So- क्या प्रोसेस है, कैसे लोग कनेक्ट करें आप? ओके, तो हमारी वेबसाइट है www.gritandzeal.com। उस पे आप जाके हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी और वहां पे रजिस्टर नाउ पेज है जिस पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी जैसे हम विंटर ट्रैक्स करा रहे हैं तो कश्मीर में और उत्तराखंड में हम करा रहे हैं। उसके बाद हमारा इंस्टा पेज है ग्रिट एंड ज़ील, उस पे आप जा सकते हैं। तो आप जाके वहां पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा पे मैसेज, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप जहां से भी चाहें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम में somebody will be there to help you out and guide you through। आप पहला कदम उठाने की हिम्मत कीजिए, बाकी हिम्मत हम आपको ला देंगे। फिर हिम्मत ही हिम्मत होगी। फिर हिम्मत ही हिम्मत होगी।